1961 जहां चीन भूखमरी से जूझ रहा था, वहीं 1962 में भारत ने अपनी स्पेस एजेंसी का गठन किया। इसके 33 साल बाद 1993 में जाकर चीन की स्पेस एजेंसी अस्तित्व में आई। लेकिन अगले 10 से 15 साल में चीन ने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि आज जहां इसरो 2025 में भी इंसानों को अंतरिक्ष में नहीं भेज पाया, वहीं चीन ने यह कारनामा 2003 में ही कर दिया था। और 2010 तक आते आते चीन ने अंतरिक्ष में अपना खुद का स्पेस स्टेशन डेवलप कर लिया और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी स्पेस पावर बनकर उभरा। और कैसे रूस ने चीन और भारत को स्पेस सुपर पावर बनने में सबसे प्रमुख भूमिका निभाई, इन सबको हम क्रमबद्ध तरीके से जानने की कोशिश करते हैं। 1940 का भारत ब्रिटिश हुकूमत के अधीन था। स्वतंत्रता का संघर्ष अपने चरम पर था। ऐसे कठिन समय में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR की स्थापना की। यह संस्थान भारत में भौतिक विज्ञान और खगोल भौतिकी के क्षेत्र में एक नई क्रांति का केंद्र बना। डॉक्टर मेघनाथ साहा ने अपनी प्रसिद्ध साहा आयनीकरण समीकरण के जरिए तारों के स्पेक्ट्रा की व्याख्या की और उनकी रासायनिक संरचना का विश्लेषण किया। यह खोज खगोल विज्ञान के क्षेत्र में भारत का पहला महत्वपूर्ण योगदान था। वहीं दूसरी ओर चीन राजनीतिक अस्थिरता और गृह युद्ध से जूझ रहा था। इन कठिन परिस्थितियों में भी चियान शिवसेन, जिन्हें चीनी रॉकेट विज्ञान का जनक कहा जाता है, ने अमेरिका में एयरोस्पेस और रॉकेट तकनीक का गहन अध्ययन किया और वापस चीन आ गए। लेकिन आंतरिक युद्ध और संसाधनों की कमी की वजह से इस क्षेत्र में कोई प्रगति नहीं हुई। लेकिन चियान शिवसेन के विचार और शोध भविष्य के चीनी अंतरिक्ष कार्यक्रम की नींव बने। स्वतंत्रता के बाद भारत ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी को अपनी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में शामिल किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विज्ञान के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का सपना देखा और उसे साकार करने के लिए ठोस कदम उठाए। 1954 में भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना हुई। इसके साथ ही डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई, जिसने न केवल परमाणु ऊर्जा बल्कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1957 में डॉक्टर विक्रम साराभाई ने भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति इनकोएस्पार की नींव रखी। डॉक्टर साराभाई ने कहा, भारत जैसे विकासशील देश में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उद्देश्य जनता की सेवा करना है। यह विचार भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की आधारशिला बना। वहीं इसी 1950 के दशक में चीन में 1956 में पहले रॉकेट अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुई। चियान शिवसेन के नेतृत्व में चीन ने बैलिस्टिक मिसाइल और रॉकेट तकनीक के विकास पर काम शुरू किया। चीन ने अपनी तकनीक विकसित करने के लिए सोवियत संघ की मदद ली। 1958 में चीन ने प्रोजेक्ट 581 की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य मानवयुक्त उपग्रह प्रक्षेपण करना था। हालांकि यह मिशन असफल रहा, लेकिन इससे चीन के अंतरिक्ष मिशन की नींव पड़ी। वहीं 1960 के दशक में सन 1963 में भारत ने थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन से अपना पहला साउंडिंग रॉकेट नाइक अपाचे सफलतापूर्वक लॉन्च किया। यह भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत थी। इस ऐतिहासिक प्रक्षेपण में रॉकेट और उपकरण साइकिल और बैलगाड़ी से लाए गए, जो हमारे वैज्ञानिकों की साधन संपन्नता और समर्पण को दर्शाता है। 1969 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति इनकॉस्पर का पुनर्गठन कर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का गठन किया गया। इसरो ने स्वदेशी अंतरिक्ष तकनीक विकसित करने और आत्मनिर्भरता हासिल करने की दिशा में कार्य शुरू किया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ने भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1960 के दशक में डॉक्टर कलाम ने थुम्बा में रॉकेट विकास परियोजनाओं पर काम किया और इनका भारत के रॉकेट प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने में अहम योगदान रहा है। वहीं इसी 1960 का दशक चीन के लिए मिसाइल और रॉकेट प्रौद्योगिकी के विकास का समय था। 1966 में चीन ने लॉन्ग मार्च 1 रॉकेट के विकास पर काम शुरू किया। चियान शिवसेन के नेतृत्व में चीनी वैज्ञानिकों ने सोवियत संघ की सहायता से स्वदेशी रॉकेट तकनीक विकसित की। 1972 में एक बड़ा कदम तब उठाया गया जब अंतरिक्ष आयोग, स्पेस कमीशन और अंतरिक्ष विभाग डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस DOS की स्थापना की गई और ISRO को इसके अधीन कर दिया गया। भारत को अंतरिक्ष में पहला अनुभव तब मिला जब उसने सोवियत संघ के इंटरकॉस्मोस कार्यक्रम के तहत सहयोग किया। 1975 में भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट सोवियत संघ के रॉकेट से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। यह मिशन न केवल तकनीकी ज्ञान का आदान प्रदान था, बल्कि अंतरिक्ष के प्रति भारत की महत्वाकांक्षा का प्रतीक भी बना।
इसके तुरंत बाद भारत ने अपनी खुद की उपग्रह प्रक्षेपण प्रणाली विकसित करने की योजना बनाई। इसका उद्देश्य एक ऐसा रॉकेट बनाना था जो पृथ्वी की निचली कक्षा में 35 किलोग्राम तक वजन पहुंचा सके। 7 वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद 1979 में भारत ने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV लॉन्च किया। हालांकि यह मिशन उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने में असफल रहा, लेकिन 1980 में एक और प्रयास किया गया। इस बार रोहिणी उपग्रह को सफलतापूर्वक पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया। इस उपलब्धि के साथ भारत दुनिया का 7वां ऐसा देश बन गया जिसने अपनी स्वदेशी तकनीक से उपग्रह लॉन्च किया था। यह एक ऐतिहासिक क्षण था जिसने भारत को अंतरिक्ष क्लब के चुनिंदा देशों में शामिल कर दिया। वहीं इसी दशक यानी कि 1970 में चीन ने डोंगफांग होंग 1 नामक अपना पहला उपग्रह लॉन्च किया। यह चीन के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी, जिसने इसे दुनिया का 5वां देश बनाया जिसने अपना उपग्रह लॉन्च किया। 1975 में चीन ने पहला रिकवरी सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इस दशक में चीन ने अपनी रॉकेट श्रृंखला लॉन्ग मार्च को और मजबूत किया। 1980 के दशक की शुरुआत ने भारत को एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का अवसर दिया। रोहिणी की सफलता के बाद इसरो ने और अधिक शक्तिशाली प्रक्षेपण यानों के विकास की ओर कदम बढ़ाया। 1985 में तरल प्रणोदन प्रणाली केंद्र LPACC की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य अधिक शक्तिशाली रॉकेट इंजन विकसित करना था। 1987 में भारत ने फ्रांस के वाइकिंग इंजन की तकनीक के आधार पर विकास इंजन विकसित किया। इस इंजन ने भविष्य में भारत के भारी प्रक्षेपण यानों की नींव रखी। इसी समय ISRO ने ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ASLV पर काम शुरू किया, जो SLV की तुलना में अधिक उन्नत था और इसे भूस्थिर कक्षा जियोस्टेशनरी ऑर्बिट में उपग्रह पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया था। हालांकि ASLV के कई लॉन्च असफल रहे और अंततः इसे बंद कर दिया गया, लेकिन इन असफलताओं ने भारत के वैज्ञानिकों को महत्वपूर्ण सबक सिखाए, जिन्होंने भविष्य के PSLV और GSLV जैसे सफल प्रक्षेपण यानों की नींव रखी। इस दशक में भारत ने संचार और पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों के विकास की ओर भी ध्यान केंद्रित किया। INSAT इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम और IRS इंडियन रिमोट सेंसिंग प्रोग्राम जैसे कार्यक्रमों की शुरुआत की गई, जिनके तहत संचार, मौसम पूर्वानुमान और पृथ्वी की निगरानी के लिए उपग्रह लॉन्च किए गए। प्रारंभ में इन उपग्रहों को विदेशी रॉकेटों से लॉन्च किया गया, लेकिन इसरो ने स्वदेशी प्रक्षेपण प्रणाली विकसित करने के लिए लगातार प्रयास जारी रखा। 1980 का दशक चीन के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता का समय था। चीन ने अपनी लॉन्ग मार्च रॉकेट श्रृंखला को उन्नत किया। इस दशक में चीन ने बैलिस्टिक मिसाइल प्रौद्योगिकी को अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए उपयोग करना शुरू किया। चीन ने मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान के लिए तकनीकी आधार भी तैयार करना शुरू कर दिया। 1990 के दशक में भारत ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में कई महत्वपूर्ण मील के पत्थर हासिल किए। 1993 में PSLV का पहला परीक्षण प्रक्षेपण हुआ, हालांकि यह पूरी तरह सफल नहीं रहा। इसके बाद 1994 में PSLV C2 की सफलता ने भारत को सैटेलाइट लॉन्चिंग में आत्मनिर्भर बना दिया। इसने भारत के रिमोट सेंसिंग कार्यक्रम को मजबूती प्रदान की। इस दशक में GSLV कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसका उद्देश्य भारी उपग्रहों को भूस्थिर कक्षा में स्थापित करना था। क्रायोजेनिक इंजन तकनीक का विकास इस कार्यक्रम का प्रमुख हिस्सा था। रूस ने भारत को क्रायोजेनिक इंजन तकनीक की बुनियादी जानकारी प्रदान की, जिसने GSLV के विकास में अहम भूमिका निभाई। 1997 में PSLV ने IRS-1D उपग्रह लॉन्च किया, जिससे प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण की निगरानी में मदद मिली। 1999 में भारत ने पहली बार विदेशी उपग्रहों को PSLV के माध्यम से प्रक्षेपित कर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष बाजार में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। चीन ने 1990 में लॉन्ग मार्च 3 रॉकेट से पहली बार विदेशी ग्राह का उपग्रह AsiaSat-1 लॉन्च कर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष बाजार में कदम रखा। 1992 में शेनझोउ कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसका लक्ष्य मानव को अंतरिक्ष में भेजना था। 20 नवंबर 1999 को चीन ने शेनझोउ 1 का सफल प्रक्षेपण किया, जो एक मानव रहित अंतरिक्ष यान था और मानव अंतरिक्ष उड़ान की नींव बना। इसी दशक में उन्नत संचार उपग्रह DFH-3 का विकास हुआ, जिसने चीन को अधिक विश्वसनीय और तकनीकी रूप से मजबूत
मजबूत बनाया। 1990 का दशक चीन के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए आत्मनिर्भरता, तकनीकी सुधार और मानव अंतरिक्ष उड़ान की तैयारी का समय था। में भारत ने 2001 में पहले GSLV-D1 मिशन के जरिए भूस्थिर उपग्रह प्रक्षेपण की क्षमता का परीक्षण किया। हालांकि यह मिशन पूरी तरह सफल नहीं रहा, लेकिन 2003 में GSLV-D2 ने सफलतापूर्वक GSAT-2 उपग्रह को भूस्थिर कक्षा में स्थापित किया। इस उपलब्धि ने भारत को भारी उपग्रहों को स्वदेशी तकनीक से लॉन्च करने की क्षमता दी। 2008 में भारत ने अपने पहले चंद्र मिशन चंद्रयान 1 को लॉन्च कर अंतरिक्ष इतिहास में नया अध्याय लिखा। इस मिशन का नेतृत्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक M अन्नादुरई ने किया और इसरो प्रमुख जी माधवन नायर की अगुवाई में इसे सफलता मिली। चंद्रयान 1 ने चंद्रमा की सतह पर पानी के अणुओं की मौजूदगी के प्रमाण खोजे, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की वैज्ञानिक सफलता के रूप में देखा गया। मिशन में एक इम्पैक्टर भी था जिसे चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर गिराया गया था और इसे जवाहर पॉइंट नाम दिया गया। इम्पैक्टर ने चंद्रमा की सतह की संरचना और खनिजों का अध्ययन करने के लिए महत्वपूर्ण डेटा भेजा। यह मिशन भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान में एक अहम मील का पत्थर साबित हुआ। इस दशक will help us in understanding the early evolution of the moon, provide information on lunar resources, and support the planning of future missions. डेटा भेजा। यह मिशन भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान में एक अहम मील का पत्थर साबित हुआ। इस दशक में PSLV ने भी कई रिकॉर्ड बनाए। 2007 में के राधाकृष्णन और उनकी टीम के नेतृत्व में PSLV ने एक ही मिशन में 10 उपग्रहों को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया, जिससे भारत ने विश्व मंच पर अपनी तकनीकी दक्षता का प्रदर्शन किया। 2000 से 2010 का दशक चीन के अंतरिक्ष इतिहास में बड़ी सफलताओं और तकनीकी प्रगति का दौर था। 2003 में चीन ने शेंजो 5 मिशन के जरिए पहली बार मानव को अंतरिक्ष में भेजा, जिससे चीन मानव अंतरिक्ष मिशन पूरा करने वाला दुनिया का तीसरा देश बना। इस मिशन का नेतृत्व प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री यांग लिवेई ने किया, जो चीन के पहले अंतरिक्ष यात्री बने। 2007 में चीन ने चांगी 1 मिशन लॉन्च कर अपने पहले चंद्र मिशन की शुरुआत की। इस मिशन ने चंद्रमा की सतह का विस्तृत मानचित्रण किया और चंद्र अनुसंधान में चीन की उपस्थिति दर्ज कराई। 2008 में चीन ने शेंजो 7 मिशन के दौरान पहली बार अंतरिक्ष में स्पेस वॉक EVA किया, जो चीन की अंतरिक्ष क्षमता का एक महत्वपूर्ण प्रदर्शन था। इस मिशन का नेतृत्व झाई जिगांग ने किया, जिन्होंने स्पेस वॉक को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। इस दशक में चीन ने कई संचार और पृथ्वी अवलोकन उपग्रह भी लॉन्च किए, जिससे उसकी अंतरिक्ष तकनीक और व्यावसायिक प्रक्षेपण सेवाएं मजबूत हुईं। 2010 से 2020 का दशक भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में ऐतिहासिक उपलब्धियों का रहा। 2013 में भारत ने मंगलयान मार्स ऑर्बिटर मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इस मिशन ने भारत को दुनिया का पहला ऐसा देश बना दिया जिसने अपने पहले ही प्रयास में मंगल की कक्षा में यान स्थापित किया। इस अभियान का नेतृत्व डॉक्टर किरण कुमार और उनकी टीम ने किया। कम लागत वाले इस मिशन ने भारत को वैश्विक अंतरिक्ष अनुसंधान में अग्रणी स्थान पर पहुंचा दिया। पूरी दुनिया से तरीके से बना सकते हैं। ये 4 रुपए का बात ऐसा होता है। हाँ। कोई लोग कहते हैं ये 450 करोड़ हमने क्यों खर्च किया इसके लिए। अच्छा, इसका खर्च तो दूसरे समाज कल्याण के लिए किया तो अच्छा होगा। सो हमने कहा कि समाज कल्याण के लिए हम बहुत सारे चीज करते हैं। और 2014 में भारत ने GSLV-MK1 का पहला परीक्षण किया, जो भारी उपग्रहों को लॉन्च करने में सक्षम था। यह प्रक्षेपण यान बाद में चंद्रयान 2 मिशन का आधार बना। 2019 में भारत ने चंद्रयान 2 लॉन्च किया, जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने का प्रयास किया। हालांकि लैंडर विक्रम सफलतापूर्वक लैंड नहीं कर सका, लेकिन इस मिशन ने भारत की तकनीकी क्षमता और वैज्ञानिक खोजों को नई ऊंचाई दी। 2017 में PSLV-C30 ने 104 उपग्रहों को एक साथ लॉन्च कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। इस मिशन का नेतृत्व डॉक्टर के सिवन ने किया और इसने भारत को अंतर्राष्ट्रीय प्रक्षेपण सेवाओं में अग्रणी बना दिया। 2019 में भारत ने एंटी सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण मिशन शक्ति को सफलतापूर्वक अंजाम दिया, जिससे भारत अंतरिक्ष रक्षा तकनीक में सक्षम 4 देशों में शामिल हो गया। इस दशक में ISRO ने व्यावसायिक प्रक्षेपण, अंतरिक्ष अनुसंधान और चंद्र व मंगल अभियानों में खुद को वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित किया। 2010 से 2020 के बीच चीन ने अंतरिक्ष में कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की। 2011 में चीन ने अपना पहला अंतरिक्ष स्टेशन मॉड्यूल टियांगोंग 1 लॉन्च किया, जो भविष्य के स्पेस स्टेशन का प्रोटोटाइप था। 2013 में चीन ने चंगे 3 मिशन के तहत चंद्रमा पर सफलतापूर्वक रोवर उतारा, जिससे वह ऐसा करने वाला तीसरा देश बना। 2016 में चीन ने लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट का पहला सफल प्रक्षेपण किया,
जो भारी उपग्रह और गहरे अंतरिक्ष अभियानों के लिए डिजाइन किया गया था। 2018 में चीन ने चंगे 4 मिशन के तहत चंद्रमा के सुदूर फार साइड हिस्से पर रोवर उतारकर इतिहास रच दिया। 2019 में चीन ने टियांगोंग 2 मॉड्यूल को सफलतापूर्वक संचालित किया और इसके जरिए कई वैज्ञानिक प्रयोग किए। 2020 में चीन ने टियानवेन-1 मिशन के तहत अपना पहला मंगल अभियान लॉन्च किया, जो 2021 में मंगल की कक्षा में प्रवेश कर सफलतापूर्वक लैंड हुआ। सितंबर 2020 में चीन ने अपने पहले रीयूजेबल स्पेस रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया, जो अंतरिक्ष में निर्धारित समय बिताने के बाद सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर लौट आया। यह उपलब्धि अंतरिक्ष में रीयूजेबिलिटी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो भविष्य में अंतरिक्ष अभियानों की लागत को कम करने में सहायक होगी। 2021 में चीन ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन तियांगोंग के मुख्य मॉड्यूल तियानहे को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया। तियांगोंग के निर्माण के साथ चीन ने अपनी स्वतंत्र अंतरिक्ष स्टेशन क्षमता विकसित की है, जो अंतरिक्ष में दीर्घकालिक मानव उपस्थिति सुनिश्चित करती है। 2022 में चीन ने चंद्रमा पर मानव मिशन की तैयारी के तहत लूनर स्पेस सूट का अनावरण किया, जो चंद्रमा की सतह पर मानव अभियानों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। इस पहल का उद्देश्य 2030 तक चंद्रमा पर मानव भेजना है, जिससे चीन चंद्र अन्वेषण में एक प्रमुख भूमिका निभाने की दिशा में अग्रसर है। 2023 में चीन ने अंतरिक्ष में 9 घंटे की स्पेस वॉक पूरी की, जिससे एक नया वैश्विक रिकॉर्ड स्थापित हुआ। 2020 के बाद भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं, जो इसे वैश्विक स्तर पर अग्रणी अंतरिक्ष शक्तियों की कतार में खड़ा कर रही हैं। इन वर्षों में इसरो ने कई ऐतिहासिक मिशनों को सफलतापूर्वक अंजाम दिया, जिनमें सबसे प्रमुख चंद्रयान 3 का मिशन रहा। 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की, जिससे भारत चंद्रमा के इस अनदेखे क्षेत्र में उतरने वाला पहला देश बना। इस उपलब्धि ने न केवल भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को नई ऊंचाई दी, बल्कि वैश्विक स्तर पर भारत की वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमता को भी साबित किया। इस मिशन के पीछे इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ और उनकी टीम की मेहनत थी, जिन्होंने चंद्रयान 2 की असफल लैंडिंग से सीखा और चंद्रयान 3 को सफल बनाया। 2023 में ही भारत ने आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया, जो सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला भारतीय अभियान है। आदित्य L1 को विशेष रूप से सौर कोरोना, सौर हवाओं और अन्य सौर गतिविधियों का विश्लेषण करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह मिशन पृथ्वी से लगभग 1,50,00,000 किलोमीटर दूर लैग्रेंज पॉइंट 1 L1 पर स्थापित किया गया है, जिससे यह सूर्य के स्पष्ट और निरंतर अवलोकन में सक्षम होगा। नवंबर 2022 में इसरो ने भारत के पहले निजी रॉकेट विक्रम एस को सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जिसे स्टार्टअप कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस ने विकसित किया था। इस मिशन ने भारत में निजी क्षेत्र की अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए एक नया अध्याय खोला और भविष्य में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में नवाचार और विकास के लिए मार्ग प्रशस्त किया। 2024 में इसरो ने स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पेडेक्स के तहत 2 छोटे उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जिन्होंने अंतरिक्ष में डॉकिंग और अनडॉकिंग का प्रदर्शन किया। इस उपलब्धि के साथ भारत अमेरिका, रूस और चीन के बाद यह तकनीक विकसित करने वाला चौथा देश बन गया। यह तकनीक भविष्य में अंतरिक्ष स्टेशन और मानवयुक्त मिशनों के लिए आवश्यक होगी। इन वर्षों में भारत ने न केवल अपनी तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाया, बल्कि वैश्विक अंतरिक्ष समुदाय में अपनी स्थिति को भी मजबूत किया। भारत के अंतरिक्ष मिशनों ने न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और व्यावसायिक अवसरों के लिहाज से भी नए द्वार खोले हैं। भविष्य में गगनयान मिशन, जो भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष अभियान है, 2025 के लिए निर्धारित है। इस मिशन के तहत 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजा जाएगा, जो अंतरिक्ष में भारत की क्षमता को प्रदर्शित करेगा। ये मिशन इसरो के लिए एक बड़ी चुनौती है, लेकिन इससे भारत मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता वाले देशों की सूची में शामिल हो जाएगा। गगनयान मिशन के विकास में इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के सिवन का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिन्होंने इस परियोजना को प्रारंभिक चरण में आगे बढ़ाया। भारत का लक्ष्य 2035 तक एक पूर्ण विकसित अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना और 2040 तक चंद्रमा पर मानव मिशन भेजना है। अगर आज भारत और चीन अंतरिक्ष की दुनिया में महाशक्ति बने हैं, तो इसके पीछे एक ऐसा देश भी शामिल है जिसने इन दोनों देशों को रॉकेट टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट लॉन्चिंग और स्पेस मिशन की बुनियादी नींव रखने में मदद की। वो देश है सोवियत संघ, आज का रूस। भारत और चीन के अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत भले ही अलग अलग समय पर हुई हो, लेकिन दोनों की पहली प्रेरणा और तकनीकी सहयोग रूस से ही आया था। 1950 के दशक के अंत और 1960 की शुरुआत में चीन ने अपना अंतरिक्ष
कार्यक्रम शुरू किया। उस समय चीन के पास न तो रॉकेट तकनीक थी और न ही वैज्ञानिक अनुभव। सोवियत संघ ने चीन को शुरुआती तकनीकी सहायता दी, जिसमें रॉकेट इंजन, डिजाइन और ट्रेनिंग शामिल थी। 1960 में चीन ने सोवियत R-2 मिसाइल को अपनी पहली बैलिस्टिक मिसाइल के रूप में अपनाया। 1970 में चीन ने अपना पहला सैटेलाइट डोंगफैंग होंग 1 लॉन्च किया, जो काफी हद तक सोवियत तकनीक से प्रेरित था। और दूसरी तरफ 1975 में भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट पूरी तरह से सोवियत संघ की मदद से लॉन्च किया गया था। राकेश शर्मा, जो भारतीय वायुसेना के पायलट थे, 1984 में सोवियत संघ के सोयूज T-11 मिशन में उड़ान भरकर अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय बने। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? जी, मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा। और आप क्या महसूस कर रहे हैं? तबीयत अच्छी है आपको, हमको या अपने परिवार को कुछ खास कहना है? बड़ी मेहरबानी जी, कहना चाहता हूँ कि तबीयत बिल्कुल ही अच्छी है, जरूरत से ज्यादा खा रहे हैं। 1991 में रूस ने भारत को क्रायोजेनिक इंजन देने की सहमति दी, लेकिन अमेरिका के दबाव में रूस को समझौता रद्द करना पड़ा। भारत ने रूस से मिली जानकारी के आधार पर अपना खुद का क्रायोजेनिक इंजन C7.5 और बाद में C20 विकसित कर लिया। चीन ने भी 1990 के दशक में रूस से सोयूज तकनीक पर आधारित शेंजो स्पेसक्राफ्ट की जानकारी हासिल की और अपना मानवयुक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू किया। और 2025 में भारत का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट गगनयान मिशन के लिए भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को रूस में ट्रेनिंग दी गई। आज भले ही भारत का ISRO और चीन का CNSA दुनिया के सबसे अग्रणी स्पेस एजेंसियों में शामिल हैं, लेकिन इस सफलता की नींव कहीं न कहीं रूस की शुरुआती मदद से ही रखी गई थी।